कुछ नहीं हो सकता। कहता हुआ अभिमन्यु भागता हुआ जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। उसको ऐसे भागते हुए देख सैनिक भी उसके पीछे भागने लगे और जोर से उसको आवाज लगाने लगे, युवराज रुक जाइए, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभिमन्यु नहीं रुका। भागते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, मुझे अपने पिता को बचाना है। तभी घोड़ों की टापू की आवाज आई। अभिमन्यु रुक गया। जंगल के बीच बनी पगडंडी से भवानी सिंह जंगल से बाहर आते दिखाई दिए। उनके मुंह से खून निकल रहा था और बायां हाथ बुरी तरह जख्मी था। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सारे सैनिक जंगल के बाहर भवानी सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे। भवानी सिंह एक मोटी काली खाल पकड़े हुए थे, जो अवश्य ही उसी काले भालू की होगी जिसका सामना अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु जानता था कि वो भालू कितना खूंखार है और उसकी चमड़ी का ये टुकड़ा लाने में भवानी सिंह को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जल्दी से कोई वैद्य बुलवाओ, राम सिंह चिल्लाया। और उसके ऐसा करते ही कुछ लोग महल की ओर भागे और कुछ भवानी सिंह की मदद करने के लिए उसके पास गए। अपने लिए अपने पिता को जान की बाजी लगाकर भालू से लड़ता देख अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु अपने पिता के पास गया और उसने उनकी आंखों में देखा और उसे अपने पिछले जन्म के पिता की याद आ गई। दोनों में कोई अंतर नहीं था। अपने बेटे की ओर देखते हुए भवानी सिंह ने कहा, मैं अपनी जान देकर भी अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर अभिमन्यु बहुत भावुक हो गया। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में कोई सच में उसका है तो वो भवानी सिंह है। भवानी सिंह और भालू के बीच की मुठभेड़ को लगभग 10 दिन बीत चुके थे। अभिमन्यु इन दिनों अपने गुणों को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से नीले बांस का सेवन कर रहा था। उसने भवानी सिंह को भी ताकत बढ़ाने वाली सब्जी को परोसना चाहा, पर चिप ने बताया कि ये भवानी सिंह को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा और उल्टा उनका पेट खराब हो जाएगा। चिप के अनुसार ये सभी के लिए एक जैसा कारगर नहीं है और सिर्फ उसके ही शरीर की ताकत में से खाने से बढ़ोतरी होगी। नीला बांस उसके पिता के लिए बेकार था। जीरो की सूचना से वो बहुत निराश हुआ। अभिमन्यु को लगता था कि दूसरों को औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थों की समझ नहीं है, पर दरअसल उसका शरीर बाकियों से अलग और विशिष्ट था। दोपहर के भोजन का समय था। अभिमन्यु अपने पिता के विपरीत दिशा में बैठ गया। भवानी सिंह की पत्नियां, बेटे और बेटियां दोनों तरफ बैठी थीं। भवानी सिंह की सभी पत्नियों को मेज पर बैठने का मौका नहीं मिला। सिर्फ उनकी पसंद की रानियों को ही यह सौभाग्य मिल सका। मेज पर लगभग 10 व्यंजन थे। उबला हुआ मुर्गा, तली हुई सब्जियां, उबली हुई मछली और भुने हुए हिरन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा बीच में रखा हुआ था। भवानी सिंह अपनी थाली में हिरन के मांस को काटकर चुपचाप शांति से खा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक नौकरानी खड़ी थी और उनका कर्तव्य था कि उन्हें वो भोजन परोसा जाए जो वे खाना चाहते हैं। राम सिंह काले रंग के चमकदार और साफ कपड़े पहने भवानी सिंह के पीछे खड़े थे। उनके सफेद बाल रोशनी में चमक रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सर्वोच्च अधिकार वाले भवानी सिंह थे और अगर वो बात नहीं करते तो अभिमन्यु के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन अभिमन्यु के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, तो वो भी चुपचाप भोजन कर रहा था। मेज पर बैठे लोगों ने अपना खाना बिना एक शब्द बहुत संगीन मालूम पड़ता था। अभिमन्यु ने कुछ सैनिकों के मुंह से भवानी सिंह के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। सबसे ज्यादा अफवाह जो फैली थी वो उनकी ताकत में बढ़ोतरी को लेकर थी। सब कह रहे थे कि आखिर कैसे भवानी सिंह ने अकेले ही उस अत्यधिक शक्तिशाली भालू से युद्ध किया और उसको घायल कर उसके शरीर का चमड़ा ले आए। लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि भवानी सिंह कितने क्रूर हैं और सब उन्हें दैत्य भवानी के नाम से संबोधित कर रहे थे। भवानी सिंह के द्वारा उन 2 सैनिकों की हत्या होने के बाद सब अभिमन्यु की भी बहुत ज्यादा इज्जत करने लग गए थे, क्योंकि वो भवानी सिंह से बहुत डरते थे। भवानी सिंह कब क्या कर दें ये कोई नहीं बता सकता,
और उनका सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। वो इतने ताकतवर थे कि अकेले ही महल के सारे शूरवीरों को पराजित कर सकते थे। अभिमन्यु ने मशरूम खाना शुरू किया। हालांकि उसे पिछले जन्म में खाए जाने वाले खाद्य बहुत याद आते थे, पर अब उसने खुद को ढाल लिया था। केवल एक चीज जो उसे ठीक नहीं लगती थी वो ये थी कि यहाँ कोई चावल नहीं खाता और सब सिर्फ रोटी ही खाते थे। पिछले जन्म में उसे चावल बहुत पसंद था और वो उन्हें खाने के लिए तरस गया था। अभिमन्यु ने देखा राजसी लोगों ने सफेद रोटी खाई और नौकरों को काली रोटी ही मिली थी, जिसका स्वाद थोड़ा रूखा होता था। सभी का भोजन लगभग 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। जब भवानी सिंह ने अपना भोजन लगभग समाप्त कर लिया तो चमड़े का कवच पहना एक सैनिक अचानक भोजन कक्ष में आ गया। उस सैनिक को एक पहरेदार ने वहीं रोक दिया और राम सिंह स्थिति की जांच करने गए। अभिमन्यु ने राम सिंह के चेहरे पे होते हाव भाव के बदलाव को ध्यान से देखा और राम सिंह ने फिर भवानी सिंह के कानों में आकर कुछ फुसफुसाया। किसी को समझ नहीं आ सका कि उसने क्या कहा, लेकिन अभिमन्यु अपनी चिप की मदद से कहे गए शब्दों को समझने में सक्षम था। संग्राम सिंह गुण के क्षेत्र में बहुत सारे लौह खनिज के नए भंडार मिले हैं और ये अच्छा होगा यदि आप खुद जाकर उनकी जांच करें, राम सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। लौह खनिज? भवानी सिंह उत्साहित हो गया। अगर वो वहां खुदाई करा देता तो उसे बहुत सारे धन मिलते। आखिरकार लोहा भी विशेष रूप से युद्ध के समय एक आवश्यक वस्तु थी और उसे काफी महंगी कीमत पर बेचा भी जा सकता था। संग्राम सिंह अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बेहतर होगा अगर हम खुद जाकर वहां देखें, राम सिंह ने कहा। भवानी सिंह ने कुछ देर सोचा और अपने चोटिल बाएं हाथ को महसूस करने के लिए उसे जोर से पकड़ा। वो अभी तक चोट से उबर नहीं पाया था, लेकिन लोहे की खदान की खोज उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार था। तुम महल में रहो, मैं वहां जाता हूं, भवानी सिंह ने कहा। जैसी आपकी इच्छा, राम सिंह आदेश से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर भी हामी भरी। मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए क्योंकि आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, राम सिंह ने कहा। मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो, भवानी सिंह ने हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि मेरा बायां हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही बेहतर महसूस करूंगा। भवानी सिंह ने अपना खाना खत्म करके उठते हुए कहा। मैं जा रहा हूं अभिमन्यु, जब तक मैं वापस नहीं आता आप महल में ही रहेंगे और बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? भवानी सिंह ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा। हाँ पिताजी, अभिमन्यु ने उत्तर दिया और हाँ में सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि इन सब में मुझे 6 महीने लग जाएंगे। प्रदेश की बाहर की स्थिति भी बहुत भयावह है। मैं वहां भी सब देखता हुआ आऊंगा। राम सिंह, महल की और खासकर हमारे बेटे की अच्छी तरह से रक्षा और देखभाल करना। भवानी सिंह पीछे मुड़ा और उसने राम सिंह से कहा। राम सिंह ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। भवानी सिंह ने सिर हिलाया और डाइनिंग हॉल से निकल गया। उसकी पत्नी और बच्चे उठ खड़े हुए और उसे प्रणाम किया। भवानी सिंह के जाने के बाद वे सब वापस कुर्सी पर बैठे और एक दूसरे से बात करने लगे। माहौल में थोड़ा हल्कापन आ गया था। अभिमन्यु भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। वो वास्तव में जीरो द्वारा दिए गए भवानी सिंह के शरीर की स्थिति की जांच कर रहा था। नीले रंग की जानकारी को वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। भवानी सिंह की 19वीं बार जांच की जा रही है। शरीर की स्थिति, ताकत 2.4 के आसपास, चपलता 3.4 के आसपास और सहन शक्ति 3.9 के आसपास है। स्वस्थ गुण स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं, जीरो ने सूचना दी। रिपोर्ट देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। स्वस्थ का मतलब था कि भवानी पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, लेकिन किसी कारण से वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी का हाथ पहले से ठीक है, फिर भी उन्होंने घायल होने का नाटक किया। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे आगे कुछ अनहोनी की आहट हो रही थी। आखिर क्यों उसके पिता ने ठीक होने के बावजूद चोटिल होने का नाटक किया? क्या वो किसी षड्यंत्र से वाकिफ हैं?
महाराज भवानी सिंह के महल से जाने के बाद अभिमन्यु बहुत चिंतित रहने लगा था। दरअसल अब सारे कामों में वो अपने पिता का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहता था, पर उसके लिए उसे उसके पूरे राज्य तथा राजनीति का ठीक ठाक ज्ञान होना बहुत जरूरी था। उसे लगा कि इसमें उसकी सबसे ज्यादा सहायता बूढ़े राम सिंह कर सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा इस साम्राज्य के बारे में शायद और कोई नहीं जानता था, खुद महाराज भवानी सिंह भी नहीं। तो उसने ये सोचा कि अब वो समय आ गया है कि युद्ध कौशल के साथ साथ उसे दूसरे राजकीय क्षेत्रों में भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, और उसने इस बारे में राम सिंह से बात करने की ठानी। अभिमन्यु राम सिंह के कमरे के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी सामने गैलरी के पास बनी खिड़की से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव खिड़की के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज निचली मंजिल से आ रही थी। क्या ये सच है? राम सिंह ने पूछा। अभिमन्यु हालांकि इससे पहले कहीं बात नहीं सुन पाया। जी मालिक, सैनिक ने कहा। खिड़की के बाहर अभिमन्यु ने झांका तो उसे राम सिंह किसी सैनिक के साथ खड़े दिखाई दिए। उनकी बात लगभग खत्म हो चुकी थी, पर अभिमन्यु कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन वो इतना जरूर समझ सका कि राम सिंह किसी बात के लिए चिंतित है और सैनिक भी गंभीर भाव से वहां खड़ा है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, राम सिंह ने कहा। जी मालिक, सैनिक ने जवाब दिया और वो चला गया। राम सिंह कुछ देर वहां खड़े रहे और फिर एक आह भर के वहां से अपने लिविंग रूम की ओर चलते आ रहे थे। अगर सच में कोई चिंता की बात होगी तो राम सिंह मुझे जरूर बताएंगे, अभिमन्यु ने सोचा, और वो भी राम सिंह की तरफ बढ़ गया। युवराज अभिमन्यु, राम सिंह ने आदर से कहा। राम सिंह जी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, अभिमन्यु ने पूछा। कोई खास बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा व्यस्त हूँ, और जहां तक बात रही चिंतित दिखाई देने की, तो ये बुढ़ापे की निशानी है, राम सिंह ने कहा, और वो मुस्कुराया। ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आगे अभिमन्यु ने राम सिंह से उसे अपने प्रदेश और राजनीति के बारे में सिखाने की गुजारिश की। जरूर, मैं बहुत खुश हूं कि आपको ये सीखने में रुचि है। महाराज को भी इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे, राम सिंह ने खुश होते हुए कहा। तो कब से शुरू करें? अभिमन्यु ने पूछा। अभी तो मैं किसी दूसरे काम में उलझा हुआ हूं, पर शाम में आप मुझे किताब गृह के बगल में बने हुए अखाड़े के पास मिलिए। वहां पर हमारे पूरे राज्य का नक्शा रखा हुआ है। हम वहां से शुरू करेंगे। अभी मुझे जाना होगा, राम सिंह ने कहा। जरूर, मैं तैयार रहूंगा, आप अभी जाइए। अभिमन्यु के पास वैसे भी कहने के लिए और कुछ नहीं था। राम सिंह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया, और अभिमन्यु ने भी इस बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा कि आखिर वो क्यों परेशान है। ठीक है, अब मैं अपने गुणों को बढ़ाता रहूंगा। मुझे सत्ता चाहिए। जीरो, मेरे शरीर की हालत देखकर बताओ, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु चौहान, ताकत 2.1 से 2.6, फुर्ती 2.5, सहन शक्ति 2.2, जीरो ने सूचना दी। नीले बांस अभिमन्यु के लिए बहुत कारगर साबित हुए और उसे मन मुताबिक परिणाम मिले। उसकी ताकत 0.8 से बढ़कर अब 2.6 हो चली थी, और चिप के मुताबिक नीला बांस अब इससे ज्यादा ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। अभिमन्यु ने सोचा, अब वो समय आ गया है कि उस विशिष्ट शक्ति का उपयोग किया जाए, और ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पहने पन्ने की अंगूठी की ओर देखा। वो अंगूठी फिर से तेजमय होने लगी थी। तभी न जाने कैसे अभिमन्यु को कुछ पूर्वाभास होने लगा। उसे लगा कि भवानी सिंह एक घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, और वो घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर जा रहा है। भवानी सिंह उस घोड़े को लगाम दे रहे हैं, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने एक खाई है, और भवानी की लाख कोशिशों के बाद भी वो घोड़ा पहाड़ी के ऊपर से कूद जाता है, और उस खाई के अनंत अंधकार में
भवानी के साथ गुम हो जाता है। क्या अभिमन्यु का ये पूर्वाभास सच निकलेगा?